डियर स्टूडेंट, जो हमने मिड के बाद जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वह कार्ल मार्क्स की थ्योरी फ्रॉम कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म, कि कार्ल मार्क्स कैसे एक सोसाइटी को कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ लेके जाते हैं। अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो वो डिफरेंट क्वेश्चन रेज करते हैं और इन क्वेश्चन के थ्रू हम जो है ना फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे एक सोसाइटी कैपिटलिस्ट बनती है, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होती है और वो कैसे कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जो मेन इसमें ऑब्जेक्टिव हैं इस पूरे आज के लेक्चर में या मेन क्वेश्चन जो हम एड्रेस करेंगे उसमें नंबर 1 कि क्लास स्ट्रगल क्या है, सरप्लस वैल्यू क्या है, एलियनेशन क्या है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्या होगा, और अगर कम्युनिज्म स्टैब्लिश हो जाता है तो वो ट्रू सोसाइटी कैसे होगी कम्युनिज्म की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम ये देखेंगे कैसे कम्युनिज्म जो है वो कैपिटलिज्म की जगह ले लेगा, कैसे कैपिटलिज्म अलाउ करेगा एंड में एक सोसाइटी को कि वो कम्युनिज्म की तरफ चले जाएं। इस पूरे लेक्चर में मैं आपको जो है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, आई होप आप एमफिल लेवल के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने एमए में थीरीज पढ़ी होंगी। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म बड़ी बेसिक थीरीज, यानी कि इनका आपको इनकी करेक्टरिस्टिक्स भी पता होंगे, इनके मेन पॉइंट्स भी पता होंगे। अगर नहीं भी हैं तो इट्स ओके, मैं आज के लेक्चर में आपको साथ साथ समझाती भी जाऊंगी और एंड में आपकी एक असाइनमेंट भी है, उसी असाइनमेंट के ऊपर प्रेजेंटेशन भी है। तो स्टार्ट करते हैं कार्ल मार्क्स की फ्रॉम कार्ल मार्क्स की थ्योरी, यानी कि इसमें हम स्टडी करेंगे फ्रॉम कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म। अगर मैं आप सबसे ये पूछूं कि इंसान की बेसिक नीड क्या है, तो डेफिनेटली हम सबका जो जवाब है वो यही होगा, जो मेन नीड है किसी भी ह्यूमन बीइंग की वो है फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। और यही वो बेसिक नीड है जिसको कार्ल मार्क्स भी एक्सेप्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक 3 नीड्स हैं वो फूड, क्लोथ एंड शेल्टर ही है। अब ये जो 3 नीड्स हैं ह्यूमन की, ये एक कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली मटेरियल नीड्स हैं। ये मटेरियल नीड्स क्यों हैं? क्योंकि हम इसको छू सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, कोई इमेजिनरी स्टेट है या कोई इमेजिनरी सिचुएशन नहीं, ये एक रियलिटी है जिसको इंसान ने फुलफिल करना ही है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, इसके लिए इंसान को अपने लिए मटेरियल प्रोडक्शन चाहिए, यानी कि अगर आपको फूड चाहिए तो उसके लिए कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, क्लॉथ चाहिए तो उसके लिए आपको कोई चीज़ बनानी पड़ेगी, शेल्टर चाहिए तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हम इस दुनिया में, इस कायनात में जानवरों की बात करें तो जानवरों की भी जो है वो बेसिक नीड्स होती हैं, लेकिन वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए डायरेक्टली नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन एक इंसान एक वाहिद क्रिएचर है जिसको अपने इन मटेरियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन की ज़रूरत है। किसकी? मटेरियल प्रोडक्शन की। और कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो मटेरियल प्रोडक्शन है ये एक एबिलिटी है जो इंसान को यूनिक बनाती है, क्योंकि इंसान अपने लिए चीज़ें खुद प्रोड्यूस करके अपनी ज़रूरियात को फुलफिल करता है। अच्छा, अब वो प्रोडक्शन कैसे करेगा, वो मटेरियल प्रोडक्शन कैसे करेगा? उसके लिए डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ज़मीन है और आप ज़मीन एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि ज़मीन से आप खेती बाड़ी करके अनाज भी उगा सकते हैं, ज़मीन पर आप दख्त उगा के अपने लिए मकान भी बना सकते हैं, ज़मीन में आप कपास उगा के अपने लिए कपड़े भी बना सकते हैं। यानी कि इंसान को इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे इंसान अपने लिए कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर सके, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है इंसान को। कार्ल मार्क्स अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज करते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जिसके ज़रिए हम डिफरेंट चीज़ें अपने मटेरियल जो नीड्स है उसको फुलफिल कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम मटेरियल प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है इस पे कौन कंट्रोल करेगा? इस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल किसका होगा? तो कार्ल मार्क्स
इस क्वेश्चन की रेस में, इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में ये जवाब देते हैं कि हर सोसाइटी में एक स्पेसिफिक डोमिनेंट क्लास होगी जो इस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगी। यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो बेसिक सोर्स है टू फुलफिल ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन, इसको पे कौन कंट्रोल करेगा? इसमें एक डोमिनेंट क्लास होगी, स्पेसिफिक क्लास होगी जो हर सोसाइटी में अवेलेबल होती है। वो क्लास जो है इस मीन ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल करेगी, जबकि दूसरों का इस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। दूसरों पे, यानी कि दूसरा जो कोई ग्रुप है या दूसरी कोई क्लास है, इसका कोई लेना देना नहीं होगा या इसका कोई कंट्रोल नहीं होगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। यहाँ पर दो क्लासेस मेंशन्ड है, एक डोमिनेट क्लास और एक डोमिनेटेड क्लास। जो डोमिनेंट क्लास होगी अगेन वो ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन भी करेगी, यानी कि वही ऑनर भी होगी और वही कंट्रोल भी करेगी। लेकिन जो क्लास जिसके पास ना अथॉरिटी होगी, ना ऑनरशिप होगी, ना ही कंट्रोल होगा, वो डोमिनेटेड क्लास होगी। अच्छा, अब कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि इन दोनों क्लासेस की वजह से सोसाइटी के अंदर क्या आएगा? एक क्लास स्ट्रगल आएगा। और क्लास स्ट्रगल क्यों आएगा? क्योंकि दोनों क्लासेस का जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के साथ क्लैश करेंगे, वो एक दूसरे के साथ ऑपोजिट होंगे, वो एक दूसरे के साथ मिलते हुए नहीं होंगे। तो यहीं से क्या होगा? सोसाइटी के अंदर एक क्लास स्ट्रगल स्टार्ट होगी, यानी कि हैव और हैव नॉट के दरमियान क्या स्टार्ट होगी? क्लास स्ट्रगल स्टार्ट होगी। अब कार्ल मार्क्स जो हैं वो क्लास स्ट्रगल को लेकर डिफरेंट क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक ये क्लास स्ट्रगल नहीं थी, जब तक क्लासेस नहीं थी डोमिनेट और डोमिनेटेड की, तब तक जो है वो सोसाइटी का ओरिजिन आप कंसीडर नहीं कर सकते। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ सोसाइटी कब हुआ? ओरिजिन ऑफ सोसाइटी तब हुआ जब किसी एक ग्रुप ने अपनी ऑनरशिप जो है, अपनी ऑनरशिप शो करवाई। किसके ऊपर? अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। यानी कि जब डोमिनेट क्लास ने अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ऑनरशिप जो है वो शो करवाई और उसने कहा कि मेरी ऑनरशिप पे है, वहीं से जो है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली सोसाइटी का ओरिजिन होता है। सो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली सोसाइटी का ओरिजिन की जो पीछे बेस है वो क्या है? वो मटेरियल नीड है। यानी कि जब इंसान ने अपनी मटेरियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर काम किया और उसमें से किसी एक ग्रुप ने आके, यानी कि डोमिनेट क्लास ने आके उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ऑनरशिप शो करवाई और अपना हक जिताया, तो वहीं से सोसाइटी का ओरिजिन हो गया और वहीं से सोसाइटी का ओरिजिन हुआ। कार्ल मार्क्स आगे ही कहते हैं कि अगर हम फर्ज करते हैं कि ओरिजिन ऑफ सोसाइटी में ऑनरशिप नहीं है, यानी कि हम, कार्ल मार्क्स ने यही कहा था कि जो मटेरियल नीड है वही बेसिक फोर्स है बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ सोसाइटी। क्योंकि कुछ एक ग्रुप आया डोमिनेट ग्रुप और उसने अपनी ऑनरशिप शो करवाई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, इनके मटेरियल प्रोडक्शन के ऊपर। कार्ल मार्क्स कहते हैं अगर हम ये इमेजिन कर लें कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कॉमनली ओन्ड किए जाते हैं, यानी कि जो उसकी ऑनरशिप है वो कलेक्टिव है, वो किसी डोमिनेट क्लास के पास नहीं, वो किसी स्पेसिफिक क्लास के पास नहीं है, उसको कोई और ओन या कंट्रोल नहीं करता, बल्कि उसकी जो ऑनरशिप है वो कलेक्टिव है, कॉमन है। जितने लोग सोसाइटी में सबके सब उसको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे ओन करते हैं, क्योंकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को तमाम के तमाम लोग जो सोसाइटी में है वो ऑन करते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये कंडीशन सोसाइटी की, ये हालत या ये सिचुएशन सोसाइटी की, हम इस कंडीशन या इस सिचुएशन कहेंगे प्रिमिटिव कम्युनिज्म, यानी कि कम्युनिज्म आने से पहले का वक्त, नहीं कम्युनिज्म आया नहीं। अगर आपने कम्युनिज्म को स्टैब्लिश करना है तो उससे पहले आपको इस तरह की सिचुएशन जो है स्टेट या सोसाइटी में डेवलप करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर करती चलूँ कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली प्रिमिटिव कम्युनिज्म की सिचुएशन रही है। ऐसा दौर रहा है सोसाइटी में जब हर मीन ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो तमाम के तमाम कलेक्टिवली ऑन करते थे, यानी कि कलेक्टिवली म्यूचुअल ऑनरशिप थी, कोई क्लास डोमिनेशन नहीं थी। अब प्रिमिटिव कम्युनिज्म में जब क्लास स्ट्रगल आई, जब एक डोमिनेट क्लास आई, जब डोमिनेट क्लास ने अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के पे ऑनरशिप और कंट्रोल शो किया, तब क्या आया? प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद एक ज़माना आया, एक सोसाइटी आई और उस सोसाइटी को नाम दिया गया स्लेव सोसाइटी का। कम्युनिज्म, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में कोई क्लास स्ट्रगल नहीं थी,
कोई जो है डोमिनेंट क्लास नहीं थी, ऑनरशिप कलेक्टिव थी, कॉमनली ऑन किया जाता था, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हर बंदे के पास थे। लेकिन जब एक सोसाइटी के अंदर एक डोमिनेंट क्लास आई और उसने अपना हक जताया या अपने उसने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ऑनरशिप शो की या उसको कंट्रोल किया, तो उसके बाद प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद जो ज़माना आया, जो सिचुएशन आई सोसाइटी में, जो कंडीशन आई, वो थी स्लेव सोसाइटी। और ये किसके रिजल्ट में? ये क्लास स्ट्रगल के रिजल्ट में है, जहाँ पर मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट है, यानी कि हैव नॉट का, डोमिनेंट और डोमिनेटेड का था। आगे जाके फिर एक और कार्ल मार्क्स कहते हैं सिचुएशन आई, कंडीशन आई सोसाइटी की, उसे फ्यूडलिज्म कहते हैं, जहाँ पर लॉर्ड और सर्फ का जो है कॉन्सेप्ट आया, यानी वर्कर का। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पास्ट यानी कि दो स्टेजेस में है, एक स्लेव सोसाइटी, एक है फ्यूडल सोसाइटी। अगेन स्लेव सोसाइटी में मास्टर एंड स्लेव यानी कि हैव और हैव नॉट, डोमिनेंट एंड डोमिनेटेड। फ्यूडल सोसाइटी में लॉर्ड एंड सर्फ यानी कि लॉर्ड और वर्कर। और प्रेजेंट में कार्ल मार्क्स कहते हैं जो प्रेजेंट सोसाइटी की कंडीशन है उसे कैपिटलिज्म कहते हैं, और उसमें भी दो क्लासेस हैं, एक है कैपिटलिस्ट और दूसरी है वर्कर क्लास। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पास्ट में स्लेव और फ्यूडल सोसाइटी एक तरफ और कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक तरफ। क्यों? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि स्लेव और फ्यूडल सोसाइटी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो ऑनरशिप थी या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था, वो सिर्फ लैंड था। जिसके पास ज़मीन थी वो लॉर्ड और मास्टर था, और जिसके पास ज़मीन नहीं थी वो स्लेव और सर्फ था। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा नहीं है, कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं है। कैपिटलिज्म में जिस क्लास के पास इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो है कैपिटलिस्ट, और जिसके पास फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज नहीं है वो क्या है? वर्कर क्लास है। यानी कि यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट है वो डोमिनेट क्लास है और जो वर्कर है वो डोमिनेटेड है। और इसलिए है क्योंकि इनके पास, कैपिटलिस्ट के पास इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि फ्यूडल और स्लेव सोसाइटी एक तरफ और कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक तरफ, क्योंकि फ्यूडल और स्लेव सोसाइटी में जो मीन ऑफ प्रोडक्शन था वो था लैंड, ज़मीन। लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या प्राइमरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? फैक्ट्रीज़ हैं। कार्ल मार्क्स ये समझते थे और ये सोचते थे कि कैपिटलिस्ट के बाद भी एक सिचुएशन आएगी सोसाइटी में, फ्यूचर, वो क्या होगा? उस फ्यूचर को वो कम्युनिज्म का नाम देते थे। वो कहते थे जो फ्यूचर, जो कैपिटलिज्म के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है इस सोसाइटी की, वो है कम्युनिज्म, वो है कम्युनिस्ट सोसाइटी। और कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी कैसे? कम्युनिस्ट सोसाइटी क्लास स्ट्रगल की वजह से बनेगी। क्लास स्ट्रगल जो कैपिटलिस्ट और वर्कर के दरमियान एक स्ट्रगल होगी, और वो स्ट्रगल इसलिए होगी क्योंकि उनका इंटरेस्ट एक दूसरे से जो है वो ऑपोजिट होगा, एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्शन रखते होंगे अपने इंटरेस्ट में। तो क्लास स्ट्रगल की बेस पे जो है वो कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट सोसाइटी डेवलप होगी। कार्ल मार्क्स फर्दर कहते हैं कि अगर फ्यूचर की जो कम्युनिज्म है और जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, क्या ये सेम होगी? क्या कार्ल मार्क्स ये कहना चाह रहे हैं कि हम जब कम्युनिस्ट सोसाइटी डेवलप कर लेंगे, कम्युनिज्म इस्टेब्लिश कर देंगे, तो क्या हम वही प्रिमिटिव कम्युनिज्म में चले जाएंगे? कार्ल मार्क्स कहते नहीं, कहते हैं कि दोनों ही सोसाइटी क्लासलेस होंगी, क्योंकि क्लास स्ट्रगल होगी और एंड में कोई क्लास नहीं रहेगी, तमाम के तमाम लोग बराबर हो जाएंगे। लेकिन प्रिमिटिव कम्युनिज्म में और जो फ्यूचर कम्युनिज्म में एक गैप होगा, और वो बहुत बड़ा गैप होगा, और वो गैप होगा टेक्नोलॉजी में और लिविंग स्टैंडर्ड में, क्योंकि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो एडवांस होगा एज़ कम्पेयर टू प्रिमिटिव कम्युनिज्म। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कम्युनिस्ट सोसाइटी इस्टेब्लिश कैसे होगी, कैपिटलिज्म को ख़त्म कैसे किया जाएगा, और वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे या वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिसके बेस में कैपिटलिज्म ख़त्म होगा या कैपिटलिज्म कम्युनिज्म को जगह देगा आने के लिए। इससे पहले मैं अगेन यहाँ पे क्लियर करती चलूँ, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली जो फ्यूचर कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी वो फार बेटर देन प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी और लिविंग स्टैंडर्ड में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा,
जो फ्यूचर कम्युनिस्ट सोसाइटी को बहुत बेहतर बनाएगी प्रिमिटिव एज कम्पेयर टू प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी से। कार्ल मार्क्स कहते हैं अगर हम ये स्टडी करें कि कैपिटलिज्म डिस्ट्रॉय कैसे होगा, कैपिटलिज्म ख़त्म कैसे होगा, या कैपिटलिज्म ख़त्म कैसे होगा, तो कैपिटलिज्म को ख़त्म करने के लिए दो जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है या दो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैपिटलिज्म के अंदर ही मौजूद हैं। वो कैपिटलिज्म खुद प्रोवाइड करेगा अपनी डिस्ट्रक्शन के लिए और प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट है एलिनेशन अमंग द वर्किंग क्लास और दूसरा है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग क्लास। कार्ल मार्क्स कहते हैं ये दो वो पॉइंट्स हैं, ये दो वो एजेंडाज हैं जो कैपिटलिज्म के अंदर ही मौजूद हैं और कैपिटलिज्म इसको प्रमोट करता है और यही दो वजूहात हैं जिसकी वजह से कैपिटलिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय। अब कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं? कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि इंसान के अंदर एक यूनिक एबिलिटी है जो उसको डिफरेंट लिविंग क्रीचर से जो उसको डिफरेंट करती है, यानी कि जो जितनी भी लिविंग क्रीचर्स हैं सोसाइटी में जो उससे इंसान को डिफर करती है वो है उसकी यूनिक एबिलिटी। और वो एबिलिटी है एबिलिटी टू प्रोड्यूस, कोई चीज़ पैदा करने की एबिलिटी। यानी कि जैसे कि अगर आपको याद होगा फर्स्ट को स्लाइड्स में मैंने ये बताया था कि जो मटेरियल प्रोडक्शन है वो एक एबिलिटी है जो ह्यूमन बीइंग को यूनिक बनाती है। यही कार्ल मार्क्स हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एबिलिटी टू प्रोड्यूस है वो इंसान को यूनिक बनाती है और वो प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट्स को। अच्छा, कार्ल मार्क्स अब ये कह रहे हैं कि जब कोई ह्यूमन बीइंग किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है तो वो बेसिकली उसकी ही सेल्फ की एक एक्सटेंशन होती है, वो उसी की ही सेल्फ का एक एक्सप्रेशन होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक पेंटर जब कोई पेंटिंग करता है तो वो पेंटिंग क्या है? वो पेंटिंग उसकी ही एक सेल्फ के एक्सप्रेशन है, एक उसी की ज़ात का एक हिस्सा है। वो क्या सोचता है, वो क्या करना चाहता है, तो वो उसी की ही ज़ात का एक एक्सटेंशन है। सिमिलरली कारपेंटर है, एक वुड जो है वो वुड वर्कर है, डिफरेंट जितनी भी हमारे पास सोसाइटी में लोग हैं जो अपने हाथों से कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं वो अपनी ही एक ज़ात का या अपनी ही सेल्फ को एक एक्सप्रेस करते हैं और वो उनकी जो चीज़ है उनका एक बेस्ट एक्सप्रेशन होता है। अब कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि अगर हम ये बात करें कि ये जो यूनिक एबिलिटी है इंसान की कोई चीज़ प्रोड्यूस करने की, ये एबिलिटी कैपिटलिज्म के अंदर आके कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आके एक कमोडिटी बन जाती है, एक चीज़ बन जाती है, चीज़ जिसको आप बेच सकें, एक आम सी चीज़ बन जाती है जिसको आप आराम से बेच सकते हैं। यानी कि कैपिटलिज्म से पहले ये एक आपकी सेल्फ का एक्सप्रेशन है, एक्सटेंशन है, आपका शाहकार है। लेकिन जैसे ही ये कैपिटलिज्म में आती है तो ये एक कमोडिटी बन जाती है। अच्छा, अब ये कमोडिटी कैसे बन जाती है? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मीन ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर एक क्लास की डोमिनेशन है, एक डोमिनेट क्लास जो है उसको ऑन करिए, कंट्रोल करिए, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, हमें चीज़ों के लिए हम उन लोगों पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हम जो उनको अपनी जो चीज़ दे सकते हैं वो है लेबर पावर और उसके बदले में हम उनको जो चीज़ बेचते हैं वो हमें पैसे देते हैं। यानी कि अगर मैं उसको आसान ईजीएस्ट वे में समझाऊं तो कार्ल मार्क्स ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो भी कमोडिटी बनती है उसके बनने के पीछे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं, जैसे कि लैंड है, वुड है, इन सब के सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किसका है? एक डोमिनेटेड क्लास का कंट्रोल है। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ उनको जो है अपनी लेबर पावर देते हैं और लेबर पावर दे के एक चीज़ बनाते हैं और चीज़ जो है उनको हम जो है वो कैपिटलिस्ट को बेच देते हैं। यानी कि हमारी जो एबिलिटी है वो सेल होती है और उसके बदले में हम उनसे बाकायदा एक वेज लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं। यानी कि जो हमारी एबिलिटी है वो कैपिटलिज्म में जाके एक कमोडिटी बन जाती है, एक लेबर पावर बन जाती है और उस लेबर पावर के थ्रू हम अपनी कुछ चीज़ बनाते हैं ताकि हम उसको सेल कर सकें।
अच्छा, यहाँ पर कार्ल मार्क्स एक और जो है वो बात हमें बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि कैपिटलिज्म के अंदर हम जो भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी सेल्फ का ना एक्सप्रेशन होता है ना ही एक्सटेंशन होता है। वो हम ज़रूरत के मुताबिक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पेंटर है, वो पेंटिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बनाएगा, क्योंकि उसने उस पेंटिंग को सेल करना है ताकि वो उसके पैसे दे सके। तो कैपिटलिज्म के अंदर जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो पेंटिंग भी उसी की डिज़ायर और उसी की ही नीड्स के अकॉर्डिंगली बनेगी। अगर डोमिनेट क्लास ये चाहती है कि आप जो है कोई कुर्सी बनाएं, तो एक कारपेंटर जो है वो टेबल नहीं बना सकता, उसने कुर्सी ही बनानी है, क्योंकि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है उसी की विल के अकॉर्डिंगली आपको अपनी लेबर पावर और अपनी चीज़ बनानी होती है, क्योंकि आपने चीज़ फिर उसी को सेल करनी है या बेचनी है। तो कैपिटलिज्म में कोई भी जो चीज़ है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपकी सेल्फ का ना एक्सटेंशन है ना एक्सप्रेशन है, बल्कि वो एक ज़रूरत के तहत बनाई गई चीज़ है जिसको आपने बेचना है। यानी कि आपकी जो सेल्फ है, आपकी जो एबिलिटी टू प्रोड्यूस है, वो कॉमोडिटी बन गई है, जिसकी बात में जो है बाकायदा एक वेज लगता है या जिसकी बाकायदा बात में एक बोली लगती है। अच्छा, अब इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो ह्यूमन है, जो सोसाइटी में रह रहा है, जो एक आदमी है वो जो सोसाइटी में रह रहा है, वो एलिनेटेड हो रहा है फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ देयर वर्क। उसको वो बनाना चाह रहा है, उसको वो बनाना पड़ रहा है जो कैपिटलिस्ट कह रहा है, जिसको उसने चीज़ बेचनी है, जो वो चाह रहा है उसको वो बनाना पड़ रहा है। इस तरह वो क्या होगा कि वो अपनी सेल्फ के एक्सप्रेशन से दूर हो रहा है, अपनी एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन से दूर हो रहा है, वो एक अपनी पोटेंशियल से दूर हो रहा है, क्योंकि वो अपने पोटेंशियल के अगेंस्ट जाके काम कर रहा है। और इस तरह से एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हर बंदा एक दूसरे से दूर हो जाएगा, क्योंकि वो मजबूर है वो काम करने के लिए जिसके लिए कैपिटलिस्ट उसको कह रहा है, जिसके लिए डोमिनेटेड क्लास को कह रही है। और वो इसलिए मजबूर है क्योंकि उसके हर काम के लिए उसको पैसे दिए जाएंगे, यानी कि उसका काम फ्री नहीं है, मुफ्त नहीं है। वो ये जानता है कि उसने काम करना है और काम के बदले उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन वो काम वो कर रहा है जिसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं है, जिसमें उसकी क्रिएटिविटी शामिल नहीं है, जिसमें उसकी एक्टिविटी शामिल नहीं है, जिसमें उसकी पोटेंशियल शामिल नहीं है। इस तरह सोसाइटी में क्या होगा? सोसाइटी में हर शख्स एक दूसरे से अलग हो जाएगा, एलिनेटेड हो जाएगा, आइसोलेशन में चला जाएगा। हमारी जो एक्टिविटी और प्रोडक्शन है हम उससे दूर हो गए हैं। यानी कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लोगों को वो करने को कहा जाता है जिसके लिए उनको यानी कि जिसके लिए उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, यह है तो उसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं। क्यों? तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में इस तरह से क्या हो रही है? एक एक्सप्लॉटेशन हो रही है, इंडिविजुअल के पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करवाया जा रहा है, इसको एलिनेट किया जा रहा है उसके डिस्टिंक्ट पोटेंशियल से। कार्ल मार्क्स आगे जो फर्दर कहते हैं वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म में हम जो भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, वर्कर जो भी चीज़ प्रोड्यूस करता है, उसकी प्रोडक्शन का जो मेन पर्पस है वो कंजम्पशन नहीं है, वो प्रॉफिट है। यानी कि कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट जो भी चीज़ प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं उनके पीछे जो बैक एंड होता है उनका, वो प्रॉफिट होता है, कंजम्पशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कारपेंटर है, वो उसके घर में ज़रूरत 2 कुर्सियों की है तो उसी वो 2 कुर्सियां ही बनाएगा, लेकिन कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं हो रहा। कैपिटलिज्म में कुर्सियां लाखों हज़ारों की तादाद से बन रही हैं, क्योंकि उनको बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है? प्रॉफिट है, कंजम्पशन नहीं है। देखिए, इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है? इस तरह की सिचुएशन में कंपटीशन आ जाता है, क्लास स्ट्रगल आ जाती है। जब कैपिटलिज्म जो है किसी भी प्रोडक्शन के पीछे ये उसकी एक सोच होगी कि मैंने प्रॉफिट कमाना है, तो वो सिर्फ प्रॉफिट की ही पर्सपेक्टिव से चीज़ों को प्रोड्यूस करने लग जाएगा। आगे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि प्रोडक्शन की आगे से 2 फर्दर डिवीजन है। फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल, जिसमें आपका रॉ मटेरियल, टूल्स, मशीन एंड फैक्ट्रीज आ जाती हैं। सेकंड जो है वो वेरिएबल कैपिटल है, जो ह्यूमन कैपिटल है, जो लेबर है। कार्ल मार्क्स कहते हैं जो फिक्स कैपिटल है, रॉ मटेरियल, टूल, मशीन, फैक्ट्रीज, ये कुछ भी नहीं है। जैसे कि रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल लैंड है, वुड है,
ये जब तक इसके ऊपर ह्यूमन कैपिटल नहीं लगेगा, ह्यूमन लेबर नहीं लगेगा, तब तक ये कोई भी चीज़ हमें फ्रूटफुल नहीं दे सकता, या कोई भी चीज़ हमें पैदा करके नहीं दे सकता। तो फिक्स कैपिटल के ऊपर जो है फिक्स कैपिटल को जो चीज़ इन्हांस करती है या जो उसको प्रॉपर शेप में लेकर आती है, तो वो कौन सा कैपिटल है? वो वेरिएबल कैपिटल है। यानी कि अगर फैक्ट्रीज हैं, मशीन्स हैं, उनको किसने चलाना है? उनको इंसानों ने चलाना है। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल के ऊपर कार्ल मार्क्स कहते हैं लेबर कैपिटल लगता है। अच्छा, और कार्ल मार्क्स आगे फर्दर ये कहते हैं कि जब रॉ मटेरियल के ऊपर, टूल्स के ऊपर, मशीन के ऊपर ह्यूमन कैपिटल लग जाता है, लेबर लग जाता है, तो वो लेबर, जो वर्कर का लेबर होता है, वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा देता है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू में इजाफा कर देता है। यानी कि लैंड इटसेल्फ कुछ नहीं है जब तक उसके ऊपर ह्यूमन कैपिटल ना लगे। जैसे ही उसके ऊपर ह्यूमन कैपिटल लगता है तो उस लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। आगे कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि एक वर्कर को कितना लेबर प्रोड्यूस करना चाहिए या कितना लेबर करना चाहिए, यानी कि उसको कितना काम करना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने हमें ये तो बता दिया कि जो रॉ मटेरियल है, जो फिक्स कैपिटल है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज जो करा हुआ ह्यूमन कैपिटल है। यानी कि जैसे एग्जांपल दी थी, वुड जो है बेकार है, यानी कि जब तक उसके ऊपर ह्यूमन कैपिटल ना लगे उसे चेयर बन जाती है, दरवाज़ा बन जाता है। अब आगे कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि एक वर्कर को कितना लेबर करना चाहिए, उसको कितनी ज़रूरत है एक लेबर करने की, काम करने की। तो आगे इसका जवाब कार्ल मार्क्स ये देते हैं कि एक वर्कर को उतना ही लेबर करना चाहिए जितना उसकी लाइफ की सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल, एक रिक्शा ड्राइवर है, अगर सारा दिन रिक्शा चलाता है और उसकी रात को उसके 3 वक्त का खाना भी पूरा हो रहा है, उसकी बेसिक नेसेसिटी भी पूरी हो रही है, तो उतना उसके लिए लेबर इनफ है, यानी कि उतना उसके लिए काम इनफ है। यानी कि कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि एक वर्कर को उतना ही लेबर करना चाहिए जो कि उसके सर्वाइवल के लिए, जो कि उसकी बेसिक नीड एंड नेसेसिटी को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब एक लेबर को काम कितना करना चाहिए, इस चीज़ को कार्ल मार्क्स जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैंने रिक्शा ड्राइवर की बात की कि एक रिक्शा ड्राइवर को सारा दिन उतना ही लेबर करना चाहिए जितना उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, एक रिक्शा ड्राइवर 4 घंटे में 100 रुपया कमाता है और 100 रुपये से ही उसका 3 वक्त की खाना या रोटी पूरी हो रही है और उसकी बेसिक नीड नेसेसिटी पूरी हो रही है। यानी कि एक रिक्शा ड्राइवर की जो ज़रूरत है वो है 4 घंटे लेबर करने की और उससे वो 100 रुपया कमा रहा है। हाँ, लेकिन इसमें ये है कि वो रिक्शा का खुद ऑनर है, यानी कि वो रिक्शा उसने किराए पे नहीं लिया हुआ, वो रिक्शा किसी और का नहीं है, बल्कि वो खुद रिक्शे का ऑनर है और वो रिक्शा चलाता है और 4 घंटे चलाता है, जिसके थ्रू वो 100 रुपया कमा पाता है। अब कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि वो रिक्शा जो है वो उसका नहीं है, वो उसका ऑनर नहीं है, वो रिक्शा किसी और का है, वो किसी कैपिटलिस्ट का है। और फिर इस सिचुएशन में जब रिक्शा ड्राइवर एक रिक्शा चला रहा है, पहले वो 4 घंटे रिक्शा चलाएगा और उससे वो 100 रुपया कमाएगा जो कि उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो उसका कैपिटलिस्ट है, अगर वो उसे कहता है कि आपने मज़ीद और 4 घंटे जो है वो रिक्शा चलाना है और मज़ीद 4 घंटे रिक्शा चलाने के बाद वो एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ कमाता है, वो जो एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ है वो बेसिकली सरप्लस वैल्यू है, वो प्रॉफिट है। और उस प्रॉफिट में से इस सिचुएशन में रिक्शा ड्राइवर को कुछ नहीं मिलेगा। रिक्शा ड्राइवर को टोटल 8 घंटे रिक्शा चलाने के बाद सिर्फ 100 रुपया ही मिलेगा। उसकी जो प्रॉफिट है, उसका जो सरप्लस वैल्यू है वो उसको नहीं मिलेगा। वो सरप्लस वैल्यू किसको मिलेगा? वो सरप्लस वैल्यू उस कैपिटलिस्ट को मिलेगा जिसका रिक्शा है। ठीक है, यानी कि और ये उस कैपिटलिस्ट के लिए सोर्स ऑफ प्रॉफिट है। इस तरह वो कैपिटलिस्ट जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, यानी कि एक लेबर 8 घंटे काम कर रहा है जबकि उसकी ज़रूरत 4 घंटे की है, लेकिन वो उस 8 घंटे में काम करने के लिए 200 रुपया कमा रहा है और जो प्रॉफिट है वो उसको नहीं मिल रहा, सिर्फ उसकी ज़रूरत के मुताबिक जिसको 100 रुपया उसको वही दिया जा रहा है। और जो प्रॉफिट है वो किसकी जेब में जा रहा है? वो कैपिटलिस्ट की जेब में जा रहा है। वो कैपिटलिस्ट का सोर्स ऑफ प्रॉफिट है। आगे अब
कार्ल मार्क्स जो है वो बता रहे हैं कि एक्सप्लॉयटेशन कैसे होती है, सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रही है, जो रिक्शे का ऑनर है यानी कि जो कैपिटलिस्ट है वो हमेशा ये चाहेगा कि उसके पास प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा है और वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सके। उसके लिए वो दो टेक्निक्स यूज़ करेगा, एक या तो रिक्शा पुलर के लिए यानी कि रिक्शा ड्राइवर के वर्किंग आवर बढ़ा देगा, और नंबर 2 वो उसकी वेज को रिड्यूस कर देगा यानी कि उसकी तनख्वाह कम कर देगा और उसके वर्किंग आवर बढ़ा देगा। जहाँ उसको 100 रुपये मिल रहा है वहाँ पर उसको 50 रुपये कर देगा। जहाँ वो 8 घंटे काम कर रहा है हो सकता है कि उसके वर्किंग आवर और बढ़ा दे। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट इस तरह से जो है वो एक्सप्लॉयटेशन करता है, और यही एक सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। यहीं से एक्सप्लॉयटेशन जो है वो स्टार्ट होती है जब कैपिटलिस्ट के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी आ जाते हैं, तमाम सोर्सेज भी होते हैं, और जो वर्कर है वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी नीड को पूरी करने के लिए हर वो कंडीशन मानता है जो कैपिटलिस्ट चाहता है, तो उसी तरह से इसी वे में जो है एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो कार्ल मार्क्स ने दो चीज़ें बताई हैं कैपिटलिज्म में। एक ये है कि अगर कैपिटलिस्ट ने अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो वो क्या करेगा कि वो वर्किंग आवर बढ़ा देगा, यानी कि एक लेबर को कितना काम करना चाहिए, एक वर्कर को कितना लेबर करना चाहिए वो क्या करेगा, उसके लेबर बढ़ा देगा, उसकी वर्किंग आवर बढ़ा देगा। दूसरा उसकी वेज को रिड्यूस कर देगा, उसकी तनख्वाह कम कर देगा, और इसी तरह से क्या स्टार्ट हो जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अब इसको हम एक्सप्लेन करें तो फीलिंग ऑफ एलिनेशन यानी कि एक वर्कर को वो करने के लिए कहा जाए जो उसका पोटेंशियल नहीं है, उसकी क्रिएटिविटी नहीं है, जिसमें वो खुशी खुशी काम नहीं कर सकता, यानी कि उसको फोर्स किया जाए एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जिसके लिए वो विलिंग ना हो, यानी कि फीलिंग ऑफ एलिनेशन आ जाएगा। सेकेंड, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन आ जाएगा। ये दो वो स्टेजेस हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो पिछली स्लाइड में समझाया गया कि किस तरह एक कैपिटलिस्ट जो है वो बाकायदा एक वर्कर की लेबर बढ़ा देगा, उसकी वेज कम कर देगा और उसकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये दो फीलिंग्स हैं, ये दो वो स्टेजेस हैं जिसके बाद जो है एक स्टेज सेट हो रहा है किसके लिए, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के लिए। और ये बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस से स्टार्ट होगा, यानी कि जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस से स्टार्ट होगा। वो ऐसे ही नहीं होगा, वो बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस से स्टार्ट होगा। कार्ल मार्क्स अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बिजनेस सर्कल को डिस्कस कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो बिजनेस सर्कल है उसमें जो है वो ग्रोथ जो है वो फॉलो करती है बाय रिसेशन एंड डिप्रेशन, यानी कि रिसेशन डिप्रेशन, ग्रोथ डिप्रेशन, यानी कि उतार चढ़ाव, यानी कि जब एक पीरियड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही हो तो फिर उसको एक डिप्रेशन है फॉलो करना ही करना होता है, यानी कि एक उतार और चढ़ाव का पीरियड रहता है। लेकिन अब इस साइकिल्स में होता क्या है, इस साइकिल में ये होता है कि जितना ज़्यादा ग्रोथ होती है उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन होता है, यानी कि हाई विल बी टू हाई एंड लो विल बी टू लो, यानी कि अगर ग्रोथ बहुत लो है तो डिप्रेशन भी बहुत लो होगा, अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई है तो डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। इस तरह क्या होगा जी, इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। अच्छा, अब जब इकोनॉमिक क्राइसिस होगा यानी कि डिप्रेशन होगा, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वर्कर्स जो हैं, वर्किंग क्लास जो हैं वो अपनी जॉब लूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। वर्कर्स जो हैं उनकी लिविंग स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हो जाएगा, वो भीख मांगने में, चोरी करने में, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन है, अब ग्रोथ नहीं आ रही। और ये डिप्रेशन, रिसेशन, डिप्रेशन एंड ग्रोथ, ये दो चीज़ें जो हैं ये कैपिटलिस्ट बिजनेस सर्कल का हिस्सा है कि जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी आता है। तो डिप्रेशन में क्या होगा, डिप्रेशन में इकोनॉमिक क्राइसिस होगा। उसमें क्या होगा, जितना भी वर्कर क्लास है, वर्किंग क्लास है, वो अपनी जॉब छोड़ देंगे, पॉवर्टी आ जाएगी, गुर्बत आ जाएगी, इलीगल एक्टिविटीज़ होना शुरू कर देंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो नहीं बदलेगी, वो ये है कि जो कैपिटलिस्ट का जो लिविंग स्टैंडर्ड है या लाइफ स्टाइल है वो कंफर्टेबल ही रहेगा, उनको कुछ नहीं होगा। यानी कि जो इफ़ेक्ट होगा इस डिप्रेशन का वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग क्लास पर होगा या वर्कर्स पे होगा, वो कैपिटलिस्ट पे नहीं होगा।
यानी कि मिजरेशन ऑफ प्रोलेटेरिएट हो जाएगा, यानी कि जो वर्किंग क्लास है उनकी हालत जो है वो बद से बदतरीन होती जाएगी। कार्ल मार्क्स आगे फर्दर ये कह रहे हैं कि जब वर्किंग क्लास ये देखेगी कि हमारी हालत इस कंडीशन में बद से बदतरीन होती जा रही है, हम काम करना चाह रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा, हम सिस्टम को ठीक करना चाह रहे हैं लेकिन हमें कोई वे नहीं मिल रहा, हम जॉब करना चाह रहे हैं लेकिन कोई जॉब नहीं है, जबकि जो कैपिटलिस्ट है वो कुछ नहीं कर रही हो लेकिन फिर भी उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छे लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रही हैं। तो वर्किंग क्लास क्या करेगी, वर्किंग क्लास इस सिस्टम में फॉल्ट ढूंढना शुरू कर देगी, यानी कि वो ये तलाश करना शुरू कर देंगी कि क्यों, किस वजह से है कि हमारी जो कंडीशन है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना अंडर डेवलप्ड है। वो सिस्टम में खामियां ढूंढना शुरू कर देंगी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगी, उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना शुरू कर देंगी और वो वजूहात ढूंढना शुरू कर देंगी अपनी इस मिजरेबल कंडीशन का। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में मेरी थ्योरी आएगी, मेरी थ्योरी वर्किंग क्लास को या वर्कर्स को गाइड करेगी, मेरी थ्योरी वर्कर्स को ये बताएगी कि क्यों उनकी हालत ऐसी है, वो बताएगी कि स्लेवरी का टाइम या फ्यूडल पीरियड, उसके बाद कैपिटलिस्ट पीरियड कैसे है, वो पूरी की पूरी हिस्ट्री समझाएगी उसकी, उनको एक्सप्लॉयटेशन करने की। यानी कि कार्ल मार्क्स ये कहना चाह रहे हैं कि जो उन वर्कर को जो एक्सप्लॉयट करने का पूरा बैकग्राउंड है, पूरी की पूरी हिस्ट्री है, मेरी थ्योरी वो समझाएगी और ना सिर्फ उनको ये बताएगी कि वो इस सिचुएशन तक पहुंचे कैसे कैपिटलिज्म उनको एक्सप्लॉइट किया, एलिनेशन की फीलिंग डेवलप की, बल्कि मेरी थ्योरी जो है उनको एक सॉल्यूशन भी देगी, उनके सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम पर भी बात करेगी कि उनको ये बताएगी कि आपका क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या क्या सॉल्यूशन है। इस तरह से क्या स्टार्ट होगा, एक रेवोल्यूशनरी क्लास स्टार्ट होगी, एक कॉन्शियसनेस उनके अंदर आएगा, ये एक बगावत की या एक रेवोल्यूशन की स्टार्ट होगा। जब वर्किंग क्लास को ये समझ आ जाएगी कि उनकी ये कंडीशन क्यों हुई है, उनकी इस कंडीशन या एक्सप्लॉयटेशन के पीछे क्या कौन से सोर्सेज हैं या कौन से लोग हैं, कैपिटलिज्म ने कैसे उनको एक्सप्लॉइट किया, तो आप वर्किंग क्लास क्या करेगी, वर्किंग क्लास बाकायदा रेवोल्यूशनरी थिंकिंग डेवलप करेगी, वो रिवोल्ट करेगी, वो स्ट्राइक्स करेगी, डेमोन्स्ट्रेशन करेगी, वो बाकायदा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को स्टार्ट करेगी, अपनी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाएगी और अपने आप को यूनिफाइड करेगी, अपने आप को मजबूत करेगी और अल्टीमेटली और एंड पे क्या करेगी, वर्किंग क्लास जो है वो स्टेट की पावर अपने हैंड में ले लेगी, अपने हाथ में ले लेगी, किससे, कैपिटलिस्ट से, यानी कि कैपिटलिस्ट को वो बगावत के थ्रू, रेवोल्यूशन के थ्रू साइड पे कर देगी और स्टेट की पावर अपने हाथ में ले लेगी। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जब स्टेट की पावर जो है वो प्रोलेटेरिएट्स के पास आ जाएगी तो उसको, उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम कहेंगे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा जो वर्किंग क्लास होगी वो स्टेट को यूज़ करेगी फॉर द सेक ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, लाइक अबॉलिशिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो वर्किंग क्लास है वो काम करेगी ताकि वो प्रिवेंट कर सके किसी भी किस्म की रेवोल्यूशन को, किसी से कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन को, यानी कि वही कोशिश करेगी जिस रेवोल्यूशन के थ्रू वो आए हैं उस तरह की कोई रेवोल्यूशन जो है वो कैपिटलिस्ट ना ला सकें। फिर ये वर्किंग क्लास जो है ये एक टेम्परेरी, कार्ल मार्क्स कहते हैं ये एक डिक्टेटरशिप जो है एक टेम्परेरी फेस है और इस टेम्परेरी फेस में जो वर्कर है वो काम करेगा, वो वर्क करेगा, उसका वर्कर्स का रूल रहेगा जब तक वो प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट ऑनरशिप को, ये कैपिटलिस्ट थ्योरी को, ये कैपिटलिस्ट फिलॉसफी को ख़त्म ना कर दे। क्योंकि कार्ल मार्क्स ये समझते हैं कि फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और डोमिनेंट क्लास जो है वो सोसाइटी पे आ जाए। अगर कैपिटलिस्ट गए हैं तो कोई और वर्किंग क्लास जो है वो सोसाइटी में डोमिनेट करे। वो इसलिए वो कहते हैं कार्ल मार्क्स की जो ये फेज़ है, यानी कि जो रेवोल्यूशन का है, ये एक टेम्परेरी फेज़ है। जब वर्किंग क्लास या वर्कर्स जो हैं अपना एम या अपना ऑब्जेक्टिव एसेस कर लेंगे तब उनकी डिक्टेटरशिप भी ख़त्म हो जाएगी। कार्ल मार्क्स आगे जो है अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए ये कहते हैं कि जब वर्किंग क्लास प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देंगे तो सोसाइटी या स्टेट जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, वो क्लासलेस होना शुरू हो जाएगी।
सोसाइटी से जितनी भी क्लासेस हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता स्टेट की पावर भी ख़त्म हो जाएगी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, नहीं, गवर्नमेंट रहेगी, बल्कि गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं to provide the basic facility like construction of the road, proper sanitation का इशू, वाटर मैनेजमेंट के इशू, ये चीज़ें रहेंगी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी, लेकिन स्टेट को ख़त्म कर दिया जाएगा। स्टेट मैं यहाँ पे आपको ये भी एक्सप्लेन करती चलूँ कि अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स स्टेट इज़ अ नेसेसरी ईवल, और आप ये भी कह सकते हैं स्टेट जो है वो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स के एक टूल है जिनको कैपिटलिस्ट यूज़ करते हैं टू एक्सप्लॉयट फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, यानी कि ये एक टूल है इन द हैंड ऑफ कैपिटलिस्ट टू एक्सप्लॉयट द फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली स्टेट एक नेसेसरी एक टूल है जिसको कैपिटलिस्ट यूज़ करते हैं टू एक्सप्लॉयट द वर्कर, टू एक्सप्लॉयट द वर्किंग क्लास। इसलिए कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि स्टेट को ख़त्म हो जाना चाहिए और इस रेवोल्यूशन में आहिस्ता आहिस्ता स्टेट ख़त्म होती जाएगी, और जब वर्कर्स जो हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो जाएंगे तो जो उनकी डिक्टेटरशिप है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी। और ये जो इतना पीरियड है जिसमें रेवोल्यूशन आ रहा है, क्लासलेस सोसाइटी बन रही है, स्टेट ख़त्म हो रहा है, गवर्नेंस की जगह एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, ये भी एक ट्रांजिशनल पीरियड है। ठीक है, ये भी एक ट्रांजिशनल पीरियड है। अब सोसाइटी में कोई क्लास नहीं है, ट्रूली एक क्लासलेस सोसाइटी बन गई है, यानी कि कोई क्लास स्ट्रगल नहीं रही, कोई कैपिटलिस्ट, कोई वर्कर क्लास नहीं रही। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये अब हिस्ट्री के फेज का एंड है, यानी कि दिस विल बी एन एंड ऑफ हिस्ट्री, इवेंट्स विल टेक प्लेस बट नो स्ट्रगल फॉर अ फर्दर फ्यूचर। यानी कि जब ऐसी सोसाइटी बन जाए, यानी कि स्टेट ख़त्म होगी। आपको ये भी पता होना चाहिए सोसाइटी इज़ अ ब्रॉडर टर्म एज़ कम्पेयर टू स्टेट। जब ऐसी सोसाइटी बन जाए जिसमें कोई क्लासेस ही नहीं है, यानी कि जिसमें क्लास स्ट्रगल ख़त्म हो जाए, उसमें डिफरेंट इवेंट्स हो सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकती है, टेक्नोलॉजी आ सकती है, एडवांसमेंट हो सकती है, लेकिन कोई स्ट्रगल नहीं होगी, यानी कोई क्लास स्ट्रगल नहीं होगी, दो क्लासेस नहीं बनेंगे जिसकी जो है ना स्ट्रगल करेंगे। अब ये एक बेस्ट स्टेज है, ये एक बेस्ट कंडीशन है, और इसको कार्ल मार्क्स कहते हैं ये बेटर फ्यूचर है, यानी कि दी बेस्ट हिस्ट्री में एक फाइनल फेज़ है जिसमें कोई स्टेज नहीं, कोई स्टेट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, और पीपल विल ट्रू फ्रीली, यानी कि कोई भी किसी को जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। और जो रूल होगा वो क्या होगा, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, यानी कि हर बंदा अपनी एबिलिटी के मुताबिक काम करेगा और अपनी ज़रूरत के मुताबिक कमाएगा। कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई फीलिंग ऑफ एलियनेशन नहीं होगी, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्लास स्ट्रगल ख़त्म हो गया, क्लासेस ख़त्म हो गए। हर बंदा जो है वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक कमा रहा है, सॉरी अपनी एबिलिटी के मुताबिक काम कर रहा है और ज़रूरत के मुताबिक कमा रहा है, और ये ही वो फेज़ है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिज़म हो जाएगा। एंड में कार्ल मार्क्स अपनी कम्युनिस्ट सोसाइटी की एक बहुत अपनी एक स्टेटमेंट में उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि वे नो बडी हैव एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, यानी कि जिसका जो दिल चाहे वो कर सकता है। सिर्फ आपकी सोसाइटी के जो जनरल प्रोडक्ट्स हैं उसको रेगुलेट किया जाएगा, उसको सोसाइटी रेगुलेट करेगी। अदरवाइज़ अगर आप फ़िशिंग करना चाहें फ़िशिंग कर सकते हैं, अगर आप कैटल चलाना चाहें कैटल चला सकते हैं। आपको कम्युनिस्ट सोसाइटी में स्पेशलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री हैं टू डू वट एवर यू वांट टू डू। तो ये एक कम्युनिस्ट सोसाइटी की खूबसूरती होगी कि आप आज एक काम कर सकती हैं, कल कोई और काम कर सकते हैं, परसों कोई और काम कर सकते हैं। कोई आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं, आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको पास आप सिर्फ सोसाइटी जो है वो आपके जनरल प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करेगी, अदरवाइज़ यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट टू डू। हाँ, लेकिन इसमें हर बंदा अपनी सलाहियत के मुताबिक ही काम करेगा और अपनी ज़रूरत के मुताबिक कमाएगा, यानी कि अगर उसकी ज़रूरत 100 रुपया है तो उसको 100 रुपया ही मिलेगा, यानी कि कोई ऐसा कोई इसमें प्रॉफिट का नहीं है। इसमें सिर्फ जितनी आपकी कंजम्पशन है उतने ही आपके पास चीज़ अवेलेबल होगी। डियर स्टूडेंट, ये थी कार्ल मार्क्स की थ्योरी फ्रॉम कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म। वो कैसे बताते हैं कि सोसाइटी में ट्रांजिशन आएगी, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो कम्युनिज्म की तरफ कैसे जाएगी। अब
आपका जो लास्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ। जी स्टूडेंट्स, आपके जो असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन का टॉपिक कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म है, आपने इन दोनों के ऊपर असाइनमेंट भी बनानी है और प्रेजेंटेशन भी बनानी है। असाइनमेंट जो है वो टाइप होनी चाहिए एमएस वर्ड पर। उसकी लेंथ असाइनमेंट की 10 से 15 पेजेस हो सकती है, ठीक है, टोटली अप टू यू। और इसके क्रिटिसिज्म करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब प्रेजेंटेशन जो है वो पावर पॉइंट पे होनी चाहिए विद वॉइस ओवर, और आपने पावर पॉइंट पे वॉइस ओवर के साथ प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करनी है उसका लिंक मैंने आपको नीचे दे दिया यूट्यूब पर। अगेन यही टॉपिक, इन दोनों पर ही आपने असाइनमेंट बनानी है और इन दोनों पर ही प्रेजेंटेशन बनानी है। असाइनमेंट जो है वो एमएस वर्ड पे सबमिट होगी और प्रेजेंटेशन जो है वो पावर पॉइंट पर होगी। और असाइनमेंट आप लोगों ने इजी क्लास में सबमिट करवानी है, ठीक है। और अगर कोई और वैसे एलएमएस पे भी मैं जो है आपका वहाँ पे भी लिंक डाल रही हूँ। अगर एलएमएस में हो जाता तो उससे दी बेस्ट है, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी एलएमएस है, देन हमारी इजी क्लास है।